ठीक है ना। आज का सत्र महत्वपूर्ण होने जा रहा है और आप देखेंगे कैसे महत्वपूर्ण हो रहा है। प्रयास करिएगा जो भी मैं बताता जाऊंगा उसको नोट करते जाएं। ठीक है, क्योंकि कई ऐसी चीज है जो हो सकता है चूक जाए तो गड़बड़ हो जाए। सबसे पहले मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ पारिभाषिक शब्दों के बारे में। पारिभाषिक शब्द और पारिभाषिक शब्दावली से एक आध प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पारिभाषिक शब्द किसे कहते हैं अगर आप देखेंगे तो इसका परिभाषा है कि पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो सामान्य व्यवहार की भाषा के शब्द न होकर किसके होते हैं, ज्ञान के क्षेत्र के होते हैं। उसमें ज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से हैं? रसायन शास्त्र, उसको केमिस्ट्री कहा जाता है। भौतिकी मतलब फिजिक्स होता है। गणित मतलब मैथमेटिक्स, आपको पता ही, मैथ्स। और दर्शन शास्त्र, फिलोसफी। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। तो इन क्षेत्रों के जो भी शब्द हैं ये पारिभाषिक शब्द में आते हैं। हालांकि विभाग विशेष का जो शब्द है कई बार लोग उसको पारिभाषिक करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह तकनीकी शब्द है, ध्यान रखिएगा। तकनीकी और पारिभाषिक में दो अंतर है। पारिभाषिक में यह जो क्षेत्र मैंने बताया, रसायन, भौतिकी, गणित, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, नोट कर सकते हैं। लेकिन अगर विशेष विभाग का होगा, कोई स्पेशल विभाग है उनका है, तो आप उसको इसमें न गिने। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। कोई डाउट हो तो पूछ लें। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले साइड, अगले उसमें। अगला है पारिभाषिक शब्दावली के जो क्षेत्र है, यह तो आपको पता चल गया। रुक जाइए, कोई ज्वाइन करना चाह रहा है। अब इसमें क्या होता है, पारिभाषिक शब्दों की विशेषताएं क्या होती हैं वो हम थोड़ा जान लें। देखिए, पारिभाषिक शब्दों की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो यह विशिष्ट ज्ञान, विज्ञान या शास्त्र में अर्थ सीमा निश्चित या परिभाषित होती है। निश्चित या पारिभाषिक का मतलब अगर मैं कहूं कि जैसे मेदा कहते हैं, आयुर्वेद में मेदा कहते हैं, पेट को मेदा कहते हैं। ठीक है, तो मेदा एक विशेष शब्द है, विशेष रूप से उसको परिभाषित किया गया है। तो ये विशेष पारिभाषिक होते हैं या निश्चित होते हैं कि जब पेट की बात आएगी तो मेदा की ही बात आएगी। उसके बाद फिर इसमें है कि स्थान भी निश्चित होता है। जैसे नासिका रंध्र, नासिका, नाक से निकलने वाली जो ग्रंथि है नासिका रंध्र कहते हैं, या जो नसें हैं। और वही रंध्र कहीं और प्रयोग होगा तो किसी और रूप में होगा। और इसमें क्या है, बिना इसके अभिव्यक्ति संभव नहीं होता है। अब देखिए, अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, फिर से बता देते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि वक्ता या लेखक जो कहना या लिखना चाहे तो बिना अर्थ विस्तार के, बिना अर्थ संकोच के और स्पष्ट रूप से उनको पहुंच जाए। यह होता है पारिभाषिक शब्दों का विशेष महत्व। अब इनके भेदों की अगर हम बात कर लें तो पारिभाषिक शब्दों के भेद किस किस आधार पर किए जाते हैं। तो पहला है इतिहास के आधार पर। इतिहास मतलब शब्दों का इतिहास, उसके आधार पर। जैसे सबसे पहले मान लीजिए तत्सम शब्द लेते हैं, अणु। अणु को आपको पता है अंग्रेजी में मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। फिर तद्भव शब्द है, मान लीजिए एक्नॉलेज शब्द है, उसके लिए पावती हम लोग लिखते हैं। फिर विदेशी शब्द है, जैसे मीटर हो गया, विटामिन हो गया। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, देशज विदेशज, रविवार की क्लास में। उसके बाद देशज है, जैसे स्लिट, स्लिट का प्रयोग होता है फल के लिए। ऐसे बहुत सारे हैं। उसके बाद इतिहास के बाद होता है सूक्ष्मता या स्थूलता के आधार पर। इसमें सबसे पहले होता है संकल्पना बोधक। जैसे दशमलव होता है, दशमलव अगर कहेंगे तो उसका अर्थ हमको डेसिमल पॉइंट जो होता है ना, 10.11 मतलब 10 रुपया 11 पैसे, इस तरह का आता है। लेकिन बिंदु कहेंगे तो बिंदु वह दशमलव की संकल्पना में नहीं आती। उसके बाद फिर वस्तुबोधक होता है। वस्तुबोधक का मतलब जैसे सोडियम, नाइट्रोजन, कार्बन, ये किसी वस्तु के बारे में बताते हैं। तो अगर शब्दों के भेद में जाए तो पहला इतिहास के आधार पर भेद बनाया गया है। इतिहास के आधार पर भेद कौन से हैं? 4 हैं, तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी, मतलब देशज और विदेशज।
उसके बाद सूक्ष्मता या स्थूलता के आधार पर जो इनके भेद किए गए हैं उनमें दो हैं, संकल्पना बोधक और वस्तु बोधक। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग या रुके, बताइएगा। ठीक है, पारिभाषिक शब्दों के भेद को और हम आगे बढ़े। दो मैंने बताया, अब आते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर इसको पूर्ण पारिभाषिक शब्द कहा गया है। जैसे प्रतिपूर्ति अपने आप में पूर्ण है यह शब्द, इसको बीच से तोड़ा नहीं जाएगा। प्रति अलग हो जाएगा, पूर्ति अलग हो जाएगा और प्रतिपूर्ति अलग नाम हो जाएगा। उसके बाद आता है अर्ध पारिभाषिक। इसको भी अर्ध पारिभाषिक मतलब जैसे अक्षर, अब अक्षर में आप कोई और शब्द जोड़ करके अक्षर में कोई और शब्द जोड़ करके फिर आप कुछ और शब्द बना लेते हैं जो कि रूढ़ होता है। उसके बाद आता है सामान्य शब्द। सामान्य शब्दों में जैसे कुर्सी कहा जाए तो कुर्सी बैठने की चीज होती है, सोफा उसका उन्नत प्रारूप है, इस तरह की चीज आते हैं। इसके बाद आता है स्रोत के आधार पर, कुछ वर्तनी की अशुद्धि हो सकती है उसको इग्नोर करिएगा। स्रोत के आधार पर है, पहला है भाषा में पहले से प्रयुक्त शब्द। जैसे भाषा में पहले से, जीव शब्द भाषा में पहले से प्रयुक्त होता है, तो जीव के संबंध में जो विज्ञान है उसको हमने जीव विज्ञान मान लिया है। इसी तरह से नल है। नल किसको कहते हैं? नल कहते हैं पानी का जो स्रोत होता है उसको। कहीं कहीं नल का प्रयोग नालियों के लिए भी करते हैं। तो जिस भाषा में जिस रूप में प्रयुक्त होता है उसके अनुसार उसका नामकरण किया गया है या उसका भेद बताया गया है। फिर दूसरी भाषा से लिए गए शब्द हमने सीखा था ना, जैसे बैंकिंग हो गया, माउस हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये दूसरी भाषा से लिए गए शब्द हैं। उसके बाद नवनिर्मित शब्द। नवनिर्मित मतलब संदर्भ के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार हम लोग कुछ शब्द बना लेते हैं। अब जैसे देखिए निदेशक लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। निदेशक और निर्देशक दो शब्द होते हैं। निर्देशक का मतलब जहां हाथ पैर हिला करके निर्देशन दिया जाता है, वह सिनेमा के क्षेत्र में या ये क्या थिएटर के क्षेत्र में होता है। लेकिन सरकारी कामकाज के क्षेत्र में निदेशक होता है या कार्यालयीय स्वरूप में निदेशक होता है। इसी तरह से मंत्रिमंडल देखिए, मंत्रिमंडल में यहाँ हर स्वीकार दिया गया है, छोटी की मात्रा, लेकिन मंत्री लिखा जाता है उसमें बड़ी की मात्रा होती है अकेले। तो ये नवनिर्मित शब्द है, मंडल बनाना था इसलिए छोटी की मात्रा का प्रयोग हुआ है, हालांकि संधि का इसमें स्वरूप आता है। तो यह स्रोत के आधार पर नवनिर्मित शब्द का प्रारूप है। इसके बाद आता है पारिभाषिक शब्द के लिए अपेक्षित गुण क्या क्या है, मतलब उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला गुण है कि उच्चारण सरल हो। परिभाषा मतलब कोई भी पारिभाषिक शब्द या जो कुछ भी है उस भाषा भाषियों के लिए उसके उच्चारण में, बोलने में सरलता हो। जैसे सचिवालय शब्द अगर मैं बोलता हूँ कितनी आसानी से बोल देते हैं सचिवालय। उसके बाद है इसका अर्थ सुनिश्चित व स्पष्ट हो। फिर शब्द यथासंभव छोटा हो, बहुत बड़ा शब्द नहीं हो लेना है आपको। पारिभाषिक पता चला हम 25 वर्णों का एक शब्द ले लिए तो वह काम नहीं करना है। उसके बाद यथासाध्य मूल शब्द हो, मतलब उसमें कुछ मिलावट ना हो। जैसे सचिव मूल शब्द है, सचिवालय मूल शब्द है, और इसमें नए शब्द बनाने की संभावना हो, इसका विशेष ध्यान रखते हैं। जैसे सचिव शब्द से हमने सचिवालय बनाया, सचिव से कुछ और बना सकते हैं। ठीक है, तो नए शब्द बनने की संभावनाएं भी हो, यह इनके अपेक्षित गुणों में आता है। ठीक है, ये पारिभाषिक शब्दावली के बारे में एक छोटा सा ग्लिम्स था जो आपको जानना चाहिए। स्पष्ट है? कुछ इसमें प्रश्न है आप लोगों का किसी का? नहीं? ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे राजभाषा नीति के बारे में, कुछ चीजों के। राजभाषा नीति की अगर हम बात करें, इसको भी नोट करिएगा आप लोग। संघ की राजभाषा नीति थोड़ा सा मिक्स्ड पावर पॉइंट है, कुछ जगह मैं स्किप करूंगा। देखिए संघ की राजभाषा नीति की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है राज्य भाषा। राज्य भाषा मतलब होता है यह प्रादेशिक भाषाएं, अर्थात बांग्ला, गुजराती, नेपाली, ठीक है, संथाली,
मतलब किसी राज्य में राज्य सरकार ने अपना भाषा अपने राज्य की भाषा के रूप में उसको मान्यता दिया हो, वह राजभाषा है। राजभाषा के बाद आता है नंबर राष्ट्रभाषा का। हालांकि भारत में राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि पूरे राष्ट्रीय तत्व उसमें विद्यमान हो, और किसी भी राष्ट्र का, जैसे जापान का जापानी, चीन का चीनी, वैसे किसी भी देश की जो भाषा हो, हमारे राष्ट्र की बताया ना, कोई भी आधिकारिक भाषा नहीं, राजभाषा ही है। फिर आता है अन्य भाषा। अन्य भाषाओं में संविधान में स्वीकृत कितनी भाषाएं हैं? मुझे सुन पा रहे हैं ना आप लोग? 22 भाषा। 22 भाषाएं। 22 है सर। 22 भाषा सर। बीच बीच में बोलते रहिएगा। तो अन्य भाषाओं में इसका स्वरूप आता है, और इसके बाद आता है राजभाषा का। राजभाषा के बारे में देखिए, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राजकाज की भाषा है, अर्थात शासन प्रशासन अथवा सरकारी कामकाज की भाषा है। इसमें आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इसे भारत की राजभाषा हिंदी को कब बनाया गया? तो इसकी संकल्पना शुरू हुई थी पहले से ही, 14 सितंबर 1949 को। नहीं क्या मई बोल रहे हैं? नहीं सर, स्लाइड नहीं आ पा रहा। ओ सॉरी, स्लाइड मैंने दिखाया नहीं, सॉरी सॉरी। हाँ सर, पहले वाला याद है। कोई बात नहीं, जहां तक मैं बोला हूं वहां तक तो स्पष्ट सुन पा रहा है ना? समझ हाँ गए सर, ना हाँ जो सर, बोला? हाँ ठीक है, हाँ सर, हाँ हाँ। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी संघ की राजभाषा बनी। ठीक है, यहां तक स्पष्ट है आप लोगों को? उसके बाद हम अगर आगे बात करें, तो भारतीयों के लिए हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में भी देखा जाता है। भारतीयों के लिए नहीं, अब तो विदेशियों के लिए भी संपर्क भाषा होती जा रही है। इसके बाद राजभाषा और अन्य भाषाओं में अंतर थोड़ा सा कभी कभी पूछा जाता है, यह भी हम देख लेते हैं। देखिए, राजभाषा का मतलब है कि संवैधानिक शब्द होते हैं, प्रशासन की भाषा होती है। अन्य भाषाओं की अगर बात करें तो यह स्वाभाविक रूप से सृजित शब्दों को लेकर के होती है, मतलब यह आम जनता की भाषा होती है। इसके बाद राजभाषा की जो शब्दावली है वह सीमित है। सीमित का मतलब आप समझ सकते हैं कि उसमें शब्दों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, 2-4 लाख ऐसे टाइप नहीं है, सीमित है। क्योंकि संदर्भ विशेष या फिर आप कह सकते हैं कि विभाग विशेष के लिए बने हुए शब्दावली है, तो इसलिए इसकी शब्दावली सीमित होती है। जबकि अन्य भाषाओं की शब्दावलियां विस्तृत होती है, खूब शब्द होंगे। गाली देना है किसी को तो मार लाखों गालियों के शब्द मिल जाएंगे। एक कलकत्ता के कोई थे विद्वान, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने एक बनाया था, शब्दकोश बनाया था। वो चोरों के शब्द भाषा का शब्दकोश बनाया था उन्होंने, आर्गोट करके, डिक्शनरी ऑफ आर्गोट्स करके। तो इस तरह से किसी ने गाली वाला भी डिक्शनरी बनाया था। तो विस्तृत शब्दावली हो सकती है। इसके बाद क्या है, राजभाषा नियमों में बंधी है। ये है, वो है, ऐसे करना है, वैसे करना है, नियम अभी बताऊंगा मैं। जबकि ये अन्य भाषाएं नियमों में नहीं बंधती हैं, मुक्त की होती है। जैसे मान लीजिए, हम एक मोबाइल है, ये मोबाइल है, इसको मोबाइल कहते हैं। किसी ने चल भाषिका कहा, किसी ने दूर भाषिका कहा। अब जैसे मान लीजिए मैं गर्दन में ये लगाता हूँ, ऐसे ब्लूटूथ डिवाइस जैसा मैं कुछ लगाता हूँ, तो मैं इसको पगहा कह देता हूँ, गले में बंधा रहता है। तो मुक्त है, इसमें कोई सीमा नहीं कि नहीं आपको यही बोलना है। ठीक है, कंठेठी कुछ लोग बोल देते हैं, तो यह मुक्त होती है। उसके बाद है कि प्रयोग का क्षेत्र सीमित होता है राजभाषा का, जैसे उसकी शब्दावली सीमित है। लेकिन यह जो भाषा है अन्य भाषा, उसका प्रयोग का क्षेत्र भी बड़ा विस्तृत होता है। जैसे एक मैंने कहीं सुना था, लात जो शब्द है उसका अलग अलग रूपों में अलग अलग प्रयोग होता है। ठीक है, इसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। और हम हिंदी में काम क्यों करें, यह एक प्रश्न उठता है। मैंने आप लोगों से कई बार पूछा भी है, हिंदी में काम क्यों करें? कोई बताएगा इसको, हम हिंदी में काम क्यों करें, क्या जरूरत है? जी सर, अनुच्छेद 343 के पहले धारा में यह लिखा हुआ है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा वो है। तो संविधान में, ये रोकूंगा मैं, संविधान में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। क्या हर बात संविधान की मानी जाती है? अगर संविधान की भाषा ही मानते हैं हम लोग, तो अभी तक तो भारत में 100%, 100% हिंदी लागू होती। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई पूछे तो आप इस प्रकार से जवाब दीजिएगा।
ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि ये वाला स्लाइड छोड़ देते हैं कि हमने हिंदी में पढ़ाई नहीं किया, वो नहीं किया। हम हिंदी में काम क्यों करें, इस पर आते हैं। चलिए देखिए, हिंदी में काम क्यों करें, उसका शायद इसमें नहीं है। सबसे पहले हिंदी में काम करना आसान है और कार्यालय में नहीं, वो शायद इसमें नहीं है। हिंदी राजभाषा क्यों है, पहले इसको हम देख लेते हैं। हिंदी राजभाषा क्यों है, अगर पूछा जाए हिंदी ही राजभाषा क्यों हुई है, तो सबसे पहले हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए ज्यादातर हिंदी लिखते हैं जो हिंदी भाषी नहीं थे, उन्होंने ही इसकी वकालत की थी। उस इसमें लिखा हुआ ना, सभी वर्गों का पूरा समर्थन मिला है। हिंदी के पक्ष में सभी लोगों ने कहा नहीं जी हिंदी बनना चाहिए। दूसरी बात, आम जनता भी ज्यादातर बोलती है, हालांकि दक्षिण के लोग नहीं बोलते, लेकिन फिर भी ज्यादातर बोली जाती है। अभिव्यक्ति की क्षमता हिंदी में अधिक है। अधिक का मतलब जो हम बोलते हैं स्पष्ट रूप से वही लिखा जाता है, क्योंकि इसकी देवनागरी लिपि है, उसकी वैज्ञानिकता सर्वथा उपयुक्त है। उसके बाद अपने लेखन एवं व्याकरणिक संरचना में संस्कृत के सर्वाधिक निकट है। स्वतंत्रता आंदोलन में यह संपर्क भाषा थी और फिलहाल हम मान लें कि हिंदी बोलने वालों की संख्या भारत में सर्वाधिक है। हिंदी का मतलब अगर हम कहें तो राजस्थानी भी हिंदी में जोड़ लिया गया है, भोजपुरी, मगही, अंगिका, बज्जिका और भी जो ये हरियाणवी, तो ये सब हिंदी में जोड़ लिया गया। इस आधार पर हिंदी बोलने वाले की संख्या भारत में सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब राजभाषा के बारे में अगर हम बात करें तो राजभाषा क्या है, अनुच्छेद 343 इसके अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये आप लोगों को पता है, मैं जस्ट जल्दी जल्दी बता देता हूँ। और शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप, मुझसे पूछा गया था एक साक्षात्कार में कि जो राजभाषा है उसके अनुसार हमारा जो अंक है उसके बारे में क्या आदेश है, तो आपको यही बोलना है, भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप। फिर मुझसे क्रॉस क्वेश्चन किया गया, ये अंतरराष्ट्रीय स्वरूप क्या है, तो मैंने बताया कि जैसे 1 2 3 आप न्यूमेरल्स लिखते हैं, वही अंतरराष्ट्रीय स्वरूप है। यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और अब थोड़ी सी राजभाषा संबंधित समितियों के बारे में मैंने बताया था, थोड़ा सा उसको जान लेते हैं। राजभाषा की जो समितियां हैं उसमें सबसे पहली समिति है केंद्रीय हिंदी समिति। इसका काम है हिंदी के प्रचार प्रसार एवं विकास का यह सर्वोच्च समिति है। ठीक है, उसके बाद अगली जो इसकी बात है वह है, इसके अध्यक्ष कल मैंने बताया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं, और इसके सदस्य सचिव जो हैं वह राजभाषा विभाग के सचिव हैं। सचिव मतलब आईएएस कैडर के कोई अधिकारी होते हैं। उसके बाद हिंदी सलाहकार समिति, यह हिंदी सलाहकार समिति सभी मंत्रालय में गठित होती है। हर मंत्रालय का, श्रम मंत्रालय का अलग, शिक्षा मंत्रालय का अलग, बाल विकास मंत्रालय का अलग, सबका अपना अपना अलग अलग रहता है। इसके सदस्य सचिव कौन होंगे, संबंधित मंत्रालय के सचिव। यह प्रश्न बड़ा ट्रिकी है। जैसे केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, तो मंत्रालयों में जो है कई लोग बोल देते हैं नहीं उसके जो मंत्री हैं वो होंगे। ध्यान रखिएगा, मंत्री नहीं होंगे, क्या होंगे, संबंधित मंत्रालय के सचिव होंगे। ठीक है, सेक्रेटरी कहे जाते हैं। उसके बाद आता है केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति। हिंदी सलाहकार समिति के बाद केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, यह भी सभी मंत्रालय में, मतलब हर मंत्रालय में, एक मिनट, हर मंत्रालय में 2 समितियां होंगी, हिंदी सलाहकार समिति होगी और केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति होगी। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष होंगे वह राजभाषा विभाग के सचिव होंगे। सलाहकार समिति के सचिव कौन होंगे, उस मंत्रालय के सचिव। लेकिन केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, उसके अध्यक्ष राजभाषा विभाग के सचिव होंगे, राजभाषा विभाग के सचिव। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगली समिति है वह है नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति। नगर का मतलब है कि कोई भी सिटी जो है, टाउन बोलते हैं,
10 सरकारी कार्यालय उससे अधिक हों, केंद्र सरकार के कार्यालय, तो वहां उसकी स्थापना की जाती है और इसकी बैठक वर्ष में 2 बार आयोजित होनी है। विदेशों में इसका नियम क्या है? विदेश में जो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति है 7 या 7 से अधिक। हाँ, 7 या 7 से अधिक, ये छोटा सा अंतर याद रखिएगा, यह पूछा जाता है। अब ये जो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जो भी वहां का केंद्रीय सरकार का जो कार्यालय है, जो सबसे बड़ा कार्यालय है, जैसे मान लीजिए आयकर हो गया, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, ईएसआईसी हो गया, ईपीएफ हो गया, तो रैंक वाइज मतलब पद के अनुसार इनकम टैक्स आयकर विभाग के जो प्रमुख होंगे उनका पद अन्य विभागों के पद से बड़ा है, तो उन्हें वहां का क्या बनाया जाएगा? अध्यक्ष बनाया जाएगा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का। उसके बाद अगली समिति होती है विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति। इसके बारे में नियम है कि इसकी बैठक हर तीसरे महीने, जैसे हमने आज एक बैठक किया, तो जनवरी, फरवरी, मार्च महीना समाप्त हुआ तो अप्रैल बाद मई में इसकी बैठक की जाती है। अगर ईएसआईसी ईपीएफओ के लिए आप लोग जा रहे हैं तो वहां ध्यान रखिएगा, ईएसआईसी में इसकी बैठक जनवरी, फरवरी, मार्च की, अप्रैल के बाद मई में, फिर मई, जून, अप्रैल, मई, जून, तो उसका जुलाई बाद देखिए अगस्त में, इस तरह से 1 महीना बाद देखे करते हैं। मतलब पूरे वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर में कुल 4 बैठकें आयोजित हो जानी चाहिए। विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के जो अध्यक्ष हैं कार्यालय के प्रमुख होते हैं। जैसे मान लीजिए कार्यालय के प्रमुख निदेशक हैं या उप निदेशक हैं, तो जो भी होंगे वही कार्यालय प्रधान, आपके कार्यालय के प्रधान ये अध्यक्ष होंगे। और सदस्य सचिव बनते हैं राजभाषा अधिकारी जो कार्यालय में है। यहाँ कई बार एक कंफ्यूजन पैदा हो जाती है, जैसे कहा जाता है प्रशासनिक प्रधान होंगे, पूछा जाता है प्रश्न में कि जो राजभाषा का कार्यान्वयन का जो दायित्व है वह किसके ऊपर है, तो उसमें लिखा हुआ है प्रशासनिक प्रधान। ये कंसेप्ट आप लोगों को फिर से समझना पड़ेगा कि किसी भी कार्यालय का एक ही प्रशासनिक प्रधान होगा। कार्यालय की शाखाएं अलग अलग हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग अगर छोटा सा स्कूल की हम बात करें, आपके स्कूल की बात करें, विद्यालय की, आपके विद्यालय में अलग अलग संकाय हो सकता है। साइंस का अलग हो जाएगा फैकल्टी, उसके बाद साइंस में मैथ्स ये वो आ गया, उसके बाद सोशल साइंस का अलग हो जाएगा, स्पोर्ट्स का अलग हो जाएगा। 3-4 संकाय मतलब 3-4 विभाग हो सकता है। इन 3-4 जो विभागों के प्रधान हैं ये लोग नहीं बनते हैं अध्यक्ष। प्रशासनिक प्रधान हमेशा आपके विद्यालय का प्रमुख। कौन होता है विद्यालय का प्रमुख? हेडमास्टर। हेडमास्टर। और अगर ये कॉलेज के प्रमुख की बात करें तो प्रिंसिपल। हाँ, कभी भूल के मत बोलिएगा कि राजभाषा जो है ये लोग होंगे या कोई ऐसे होगा। ठीक है, ध्यान रखना है कि विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के जो अध्यक्ष होंगे, एक मिनट होल्ड करिएगा। हम हेलो, हाँ हम क्लास में हैं, क्लास के बाद फोन कर रहे हैं तुमको हम। तो जो प्रशासनिक प्रधान कहे जाते हैं, जो एकदम हेड होते हैं, मतलब जिसके डंडे से सब संचालन होता है। अब जैसे ईएसआईसी की मैं बात करूं तो ईएसआईसी का अलग अलग विभाग है। अलग अलग विभाग मतलब जिस शहर में है, जैसे मान लीजिए आप लोग कलकत्ता में है तो कलकत्ता में ईएसआईसी के 2 कार्यालय हैं, ईपीएफओ के 3 कार्यालय हैं कलकत्ता में। तो हर कार्यालय का अलग अलग प्रशासनिक प्रधान होगा और इनका मुख्यालय दिल्ली में है। मुख्यालय का जो विभाग का मतलब जो अपना डिपार्टमेंट है, पूरा का पूरा हमारा विभाग मतलब पूरा का पूरा ईएसआईसी नहीं उसमें आएगा। ईएसआईसी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ईएसआईसी आता है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत, और श्रम और रोजगार मंत्रालय में क्या है समिति? हिंदी सलाहकार समिति और केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति। उसके बाद ईएसआईसी की अलग अलग इकाइयां हैं, चाहे ईपीएफओ की अलग अलग इकाइयां हैं, तो सबका प्रशासनिक प्रधान अलग होगा, मतलब सबका एडमिनिस्ट्रेशन अलग होगा। ठीक है, हाँ जी साहब नमस्कार। ठीक है,
तो जैसे मान लीजिए कलकत्ता शहर में ईएसआईसी के 2 ऑफिस है, जो ईएसआईसी वाले ध्यान से सुनेंगे। पहला है रीजनल ऑफिस, क्षेत्रीय कार्यालय, और दूसरा है सब रीजनल ऑफिस। तो जो रीजनल ऑफिस के हेड हैं क्षेत्रीय निदेशक कहे जाते हैं। तो रीजनल ऑफिस में जो विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति है उसके अध्यक्ष हैं। सब रीजनल ऑफिस उप क्षेत्रीय कार्यालय के जो हेड हैं उनके वो कहे जाएंगे। ठीक है। इसी तरह से ईपीएफओ के 3 कार्यालय हैं, एक बैरकपुर में है, एक कलकत्ता में है और एक कहीं और है। तो इन तीनों कार्यालय के अपने अपने जो भी प्रधान है, हेड है, उन्हीं को एडमिनिस्ट्रेटिव हेड माना जाता है। ठीक है। उनके अंडर में अब जैसे मान लीजिए ईएसआईसी का एक ऑफिस जो कलकत्ता के बैरकपुर में सब रीजनल ऑफिस कहा जाता है, एक ऑफिस की 12 शाखाएं हैं, ब्रांच ऑफिसेस। तो हर ब्रांच ऑफिस का नहीं होगा, क्योंकि कंट्रोलिंग वो है सब रीजनल ऑफिस, उसके जो ब्रांच ऑफिस है उसमें छोटे छोटे 4-5 स्टाफ हैं। तो 4-5 स्टाफ मिला करके आपका राजभाषा समिति नहीं बनती है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति के लिए एक स्ट्रेंथ भी होना चाहिए ना। मान लीजिए 2 लोग हैं, मैं हूं और कन्हई है, 2 लोग मिलके एक ब्रांच चला रहे हैं, तो हमारे यहाँ क्या राजभाषा कार्यान्वयन समिति बनेगी? कन्हई, मिस्टर कन्हई, बनेगी? हाँ, मान लीजिए मैं ईएसआईसी का एक ब्रांच है आपके चंदन नगर में, मान लेते हैं आपका घर नहीं है चंदन नगर में, तो उस ब्रांच में मैं ब्रांच मैनेजर मतलब शाखा प्रबंधक और आप उसमें कार्य कर रहे हैं, 2 ही आदमी हैं। तो क्या 2 आदमी में राजभाषा कार्यान्वयन समिति बनेगी? बन सकती है सर, कार्यालय का काम तो उसमें हो सकता है ना। एकदम एकदम। स्क्रीन देख पा रहे हैं आप कन्हई बाबू? जी महोदय। स्क्रीन देख पा रहे हैं, तो उसमें आखिरी लाइन क्या लिखा है जरा पढ़िएगा। विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के बारे में अंतिम पंक्ति क्या है जरा पढ़िए, और कोई पढ़ ले। नहीं पढ़ पा रहे हैं? देखिए इसमें कार्यालय का प्रधान और क्या होंगे? सदस्य सचिव राजभाषा अधिकारी। तो राजभाषा अधिकारी क्या शाखा कार्यालय में होते हैं? नहीं सर, नहीं, इसका मतलब नहीं होगा। जहां राजभाषा अधिकारी होंगे या राजभाषा अधिकारी का कार्यभार किसी को सौंपा गया होगा वही सदस्य सचिव होगा। 2 आदमी तो जरूरी है ना, अध्यक्ष और सदस्य सचिव। उसके अलावा सदस्य भी तो जरूरी है ना, मेंबर ही नहीं होंगे तो आपका क्लब कैसे चलेगा? तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भूल कर भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि साक्षात्कार के समय आपको कंफ्यूज कर सकते हैं जो साक्षात्कार ले रहे हैं। अच्छा मान लीजिए आप ईपीएफओ में हैं और ईपीएफओ की एक छोटी सी शाखा है जिसमें 2 लोग हैं या 3 ही लोग हैं, तो क्या वहां राजभाषा की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति बनेगी? क्या जवाब होना चाहिए? नहीं। ठीक है, स्पष्ट हो गया ना कि उसमें एक राजभाषा अधिकारी भी होना चाहिए, या तो नामित हो मतलब ऑफिशिएटिंग जिसको कहते हैं, और नहीं तो स्वयं राजभाषा अधिकारी के पदासीन हो। तो शाखाओं में तो होते नहीं है, इसलिए वहां नहीं होगा। बाकी जितने लोग होंगे सभी वहां सदस्य सचिव होते हैं, सचिव भी नहीं सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले उस पे। अब राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के प्रयास क्या क्या है यह आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। सबसे पहला प्रयास जो है, चूंकि हमारा देश संविधान से चलता है और संवैधानिक प्रमुख भारत के राष्ट्रपति होते हैं, तो माननीय राष्ट्रपति जी ने 3 बार आदेश दिया था, 1952 में, 1955 में और 1960 में। उसके बाद राजभाषा आयोग का गठन हुआ है 7 जून 1955 को। ये महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। इसके बाद राजभाषा अधिनियम 1963 में बना। पहले आयोग गठित हुआ, आयोग के गठन के बाद अधिनियम बना। ये सीक्वेंस याद रखिएगा। सबसे पहले राष्ट्रपति महोदय आदेश दे दिए हैं कि भाई कुछ करो, तो कुछ करो, तो 3 बार उन्होंने कहा है। और उसके बाद राजभाषा आयोग 7 जून 1955 को बना था। उसके बाद राजभाषा अधिनियम 1963 में बना। ठीक है, इसके बाद है राजभाषा संकल्प जारी हुआ 1968 में। हर चीज में आपको दिखाऊंगा। राजभाषा संकल्प 1968 में पारित किया गया।
उसके बाद फिर ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ध्यान रखिएगा, राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के प्रयास के अंतर्गत बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अगला जो बना राजभाषा नियम 17 जून 1976 को बना। अब देखिए, इसको याद रखने का एक आसान टिप मैं देता हूं कि राजभाषा आयोग और राजभाषा नियम दोनों एक ही महीने में हुआ, दोनों जून महीने में हुआ और दोनों में 7 कॉमन है। आयोग में 7 जून को हुआ और राजभाषा नियम 10 जून को हुआ। ये डेट है, साल में 1955 और 1976। ये जो राजभाषा नियम 1976 में बना था, तो उसका 1987 में संशोधन भी हुआ। इसीलिए कहीं लिखा जाता है राजभाषा नियम, तो उसमें हम लोग लिखते हैं यथा संशोधित। ठीक है, अब अधिनियम की धारा 3(3) के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह पूछा जाता है, अधिनियम की धारा 3(3) में कुल 14 प्रकार के दस्तावेज हैं जिनको द्विभाषिक रूप में जारी करना आवश्यक है। इसमें सबसे पहला आता है संकल्प। आप में से कोई बताएगा, कभी संकल्प का नाम सुना है आप लोगों ने? संकल्प क्या है? जी सर। क्या सर राजभाषा संकल्प है जो 18 वेरी जनवरी गुड, बहुत 1968 सुंदर, हाँ एकदम, राजभाषा संकल्प। ठीक है, तो संकल्प देखिएगा, ऐसा संकल्प जारी होता है। इसके बाद नियम कोई बना, तो नियम कोई याद है आपको? राजभाषा नियम के अलावा, उसके अलावा कोई नियम अभी हाल ही में कोई नियम जारी हुआ है, पता है आप लोगों को? CAA का नाम सुना है आपने? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नहीं सुना है? जी सर। जी सर। हाँ। उसका नियम अभी इसी साल तो जारी हुआ है, अप्रैल महीना में। ठीक है, नियम का मतलब है कैसे चलाना है, क्या क्या चीजें रहेंगी, क्या क्या पालन करना है, वह चीजें नियम में रहता है। उसके बाद आता है प्रेस विज्ञप्ति। प्रेस विज्ञप्ति में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम हुआ, आज मैंने एक कार्यक्रम किया, तो उस कार्यक्रम को मैं प्रेस में दूंगा, अखबार में छपने के लिए दूंगा, तो यह भी आवश्यक है कि वह द्विभाषी रूप में छपे। प्रेस कम्युनिक उसको अंग्रेजी में कहते हैं, संकल्प को रिजोल्यूशन कहते हैं, नियम को। उसके बाद सूचना। सूचना जो होता है, सूचना मूलतः इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। इनफॉर्मल मतलब एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी, मतलब एक सीमित क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कन्हई जी की नौकरी लग गई है और उनकी शादी हो रही है, तो कन्हई जी अपनी शादी के खुशी में पार्टी देना चाह रहे हैं, तो कार्यालय प्रमुख से उन्होंने निवेदन किया, तो कार्यालय प्रमुख कार्यालय की ओर से कन्हई को, पति पत्नी को वेलकम दे रहे हैं, इनका विवाह हो गया, आए हैं, इनको हम लोग वेलकम करते हैं, तो एक सूचना जारी कर दी जाएगी। या फिर मान लीजिए सूचना इस रूप में जारी की जाएगी कि मान लीजिए कल चुनाव है, तो कल चुनाव है तो यातायात के साधन वगैरह नहीं मिलेंगे, तो कल कार्यालय आधे दिन की छुट्टी रहेगी। तो ये सब सूचना के रूप में जारी की जाती है। सूचना के बाद आता है, ज्यादातर ये जो पहला 4 है इसका प्रयोग कम ही देखा है मैंने। उसके बाद आता है निविदा, बोलते हैं टेंडर फॉर्म। जैसे मान लीजिए आपके ऑफिस को 4 गाड़ी लेना है किराए पर, या फिर ऑफिस के लिए परिसर, बिल्डिंग लेना है किराए पर, तो उसको निविदा प्रारूप होते हैं, टेंडर फॉर्म्स। या मान लीजिए मुझे किताब छपवानी है अपने कार्यालय के लिए हिंदी की, या जो भी खरीद करनी, तो टेंडर निकालते हैं, तो टेंडर फॉर्म बोलते हैं उसको, निविदा प्रारूप। उसके बाद संविदा, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मान लीजिए मैंने पहले निविदा निकाला, जैसे अब ये सीक्वेंस इसका समझिए। सबसे पहले मैंने प्रेस में डाला, एक सूचना दिया कि कार्यालय को किराए पर एक मकान लेना है। ये सीक्वेंस याद रहेगा तो आप भूलेंगे नहीं। किराए पे एक मकान लेना है कार्यालय के लिए, तो इसको सबसे पहले आप प्रेस विज्ञप्ति देंगे। प्रेस विज्ञप्ति देने के बाद फिर आप उसके लिए टेंडर निकालेंगे कि ठीक है भाई, जो लोग चाहते हैं अपना मकान किराए पे देना, वो लोग टेंडर भरें। टेंडर भरने के बाद टेंडर खुलता है। टेंडर खुलने के बाद जैसे मान लीजिए राधे श्याम जी का मकान सबसे कम रेट में था, वह पसंद आया कार्यालय को, तो उसके बाद उनको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा कार्यालय के साथ कि हाँ ये शर्तें रहेगी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको हिंदी में संविदा कहते हैं। इसके अलावा संविदा पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी होते हैं। ठीक है, तो लेबर नहीं, जो शर्तें कार्यालय किसी के साथ साइन करता है वह संविदा में आएगा।
फिर इसके बाद एग्रीमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया 3 साल का, अब उसके बाद हम लोग आपस में एग्रीमेंट साइन करेंगे कि ये टूटा तो आप देंगे, ये टूटा तो हम देंगे, नहीं टूटा तो ये करेंगे, वो करेंगे। ये एग्रीमेंट होता है, ठीक है। एक तरह से इसको उर्दू में कहें तो कबूलनामा होता है। उसके बाद अनुज्ञप्ति होती है। अनुज्ञप्ति मतलब लाइसेंस होता है। लाइसेंस का मतलब आप लोग रेलवे स्टेशन पर खाने का स्टॉल देखते होंगे। ऐसा कोई है जिसने खाने का स्टॉल स्टेशन पे ना देखा हो, या किसी ने देखा हो तो बताएं कैसा स्टॉल देखा आपने खाने का। चलिए, मुझे लगता है आप लोग बोलना नहीं चाहते हैं। खाने पीने का जो भी स्टॉल स्टेशन पर लगता है उनको लाइसेंस देती है, इसीलिए देखिएगा लाइसेंस वेंडर लिखा जाता है। तो वो जो लाइसेंस है उसकी हिंदी होती है अनुज्ञप्ति। इसके बाद अनुज्ञा पत्र होता है, परमिट। परमिट ज्यादातर गाड़ियों उड़ियों में होता है, गाड़ी एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाना है, या जैसे जो लोग शराब पीते हैं, गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन कुछ खास लोगों के लिए डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि रोज एक पेग मारना है तब आपका दिल ठीक रहेगा। ऐसे लोगों को परमिट दिया जाता है। या फिर कचरा उठाने वाला आपके मोहल्ले में आता है, वो परमिट लेके आता है कि मैं कचरा ले जाऊंगा, ठीक है। ये इसे अनुज्ञा पत्र कहते हैं। ये पूछा जा सकता है आपसे शब्दों में, तो उसका ध्यान रखेंगे। सर अनुज्ञा जैसे पत्र, और भी हाँ, लोग ड्रिंक करते हैं, उनको परमिशन रहता है किसी भी स्टेट में ड्रिंक करने का? नहीं नहीं, किसी स्टेट में नहीं। जैसे मैं गुजरात में था, क्योंकि जो सेना के लोग हैं रिटायर्ड या सर्विंग, उनका कोटा होता है, तो उनको परमिट मिलता है। तो परमिट था हमारे पास कि जाना है तो कैंटीन से ले आना है, तो लोग पकड़ेंगे नहीं पुलिस वाले। नहीं तो बिना परमिट के अगर आपके पास शराब की बोतल पकड़ी गई तो आपको जेल हो सकती है। तो आपको नहीं, जिस किसी को भी। बिहार में भी यह नियम है और वहां भी है। तो ऐसी चीजों को परमिट कहेंगे। या फिर परमिट यह होता है कि मान लीजिए कचरा वाला आता है तो उसको परमिट दिया है। या फिर आपके इलाके में जो गाड़ियां चलती हैं, जैसे ऑटो रिक्शा है या बस चलती है, उनको परमिट दिया जाता है। परमिट मतलब परमिशन। परमिशन समझ पा रहे हैं? परमिशन का ही प्रारूप है ये परमिट। उसके बाद आता है अधिसूचना। अधिसूचना शब्द का प्रयोग कहाँ होता है बताइए? नोटिफिकेशन। याद आ रहा है? कहीं देखा आप लोगों ने नोटिफिकेशन? यस सर। कहाँ देखा है? रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, वेरी गुड। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन होता है, वह नोटिस नहीं होता है, ठीक है। वह अधिसूचना होती है। अधिसूचना के बाद आता है प्रशासनिक अथवा अन्य रिपोर्ट। जैसे मान लीजिए आपकी नियुक्ति हो गई, आपको ईएसआईसी का कार्यालय या ईपीएफओ जो भी आपका मिला हो, किसी किसी का एक क्वालिफाई हुआ, किसी का दोनों क्वालिफाई हुआ, जो भी हुआ, या आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर आप बन गए हो या राजभाषा अधिकारी बन गए हो, तो उसके बाद जिस कार्यालय में आपकी नियुक्ति हुई वह कार्यालय अपने मुख्यालय को चिट्ठी लिख के भेजेगा कि श्रीमान या सुश्री फलाने फलाने ने इस कार्यालय में ज्वाइन कर लिया है। वह रिपोर्ट में माना जाएगा। फिर हर माह हिंदी की रिपोर्ट जाती है, फिर अलग अलग तरह की रिपोर्टें हैं। तो जितनी भी रिपोर्ट हैं उनको द्विभाषी रूप में जारी करना है, ठीक है। इसके अलावा 12वां नंबर है सामान्य आदेश, जनरल ऑर्डर। ये जनरल मतलब समझ में आता है कि सबको देने के लिए। जैसे मान लीजिए अभी धूप बहुत है, धूप बहुत है, तो हमारे कार्यालय ने 5 लोगों को, जो भी कार्यालय है आपका, 5 लोगों को नामित किया है कि ये 5 लोग जगह जगह शहर में कैंप लगाएंगे पानी पिलाने के लिए, सेवा कार्य के लिए। तो उनको नामित किया जाएगा। उनको नामित करने के लिए उनको आदेश देना पड़ेगा ना कि आप वहां जाके स्टॉल लगाएंगे। या फिर मान लीजिए गुड़िया जी को नियुक्ति मिली ईएसआईसी के भुवनेश्वर कार्यालय में, ठीक है। तो इनको क्या क्या काम करना है, वो नियुक्ति का जो आदेश होगा वो जनरल ऑर्डर में इनके नाम से जारी होगा कि गुड़िया जी को राजभाषा शाखा में पदस्थ किया जाता है, ये है। तो वह सामान्य आदेश में आएगा। यह 12वां है, ठीक है। और इसके बाद इसमें 2-3 चीजें और हैं जो यहाँ समाहित नहीं है। परिपत्र आता है, जनरल ऑर्डर के बाद परिपत्र आता है। परिपत्र भी सबको सूचना देने के लिए किया जाता है, 13वां है। और उसके बाद फॉर्म होते हैं, कुछ विशेष फॉर्म है, वो 14वें में आते हैं। इसके बाद आते हैं धारा 3(3) के कागजात में नियम क्या है। आप ऊपर अंग्रेजी नीचे हिंदी लिख सकते हैं क्या गुड़िया?
या जो भी बोल पाए, श्वेता, आप धारा 3(3) के कागजात जो होते हैं, देखा है आप लोगों ने? ये ऐसे खाली नाम सुन लिया धारा 3(3), थोड़ा सा बताइएगा तो मुझे लगेगा आप नहीं लोग सर, जगे हुए हैं। अलग अलग पेज में लिखना पड़ता है। अलग अलग पेज नहीं, जैसे मान लीजिए एक ही पेज का है तो 2 पेज में नहीं करेंगे ना। इसका नियम है ऊपर हिंदी होगा और नीचे अंग्रेजी होगा, ठीक है? ऊपर अंग्रेजी, नीचे सॉरी, ऊपर हिंदी नीचे अंग्रेजी। मैं दिखा दूंगा, सरकारी इस तरह का आदेश आपको दिखा दूंगा अभी। इसके बाद आते हैं, नियम कहता है कि जो भी धारा 3(3) के कागजात होंगे उसकी एक प्रति राजभाषा शाखा के पास भी रहनी चाहिए, क्योंकि कभी भी संसदीय समिति आती है तो वह निरीक्षण करती है इसका। क ख ग क्षेत्र आप लोगों को पता है, हाँ या ना? जी सर। ये भारत का नक्शा है, इसमें देखिए 3 रंग हैं। जो नीले रंग में है ये सारे राज्य गांव में आते हैं, और जो हल्का गेरुआ है या जो भी ब्राउन कलर कह लीजिए वह समस्त क में आएगा, और जो भूरे रंग का 3 ही जगह दिख रहा है ये ख में आएगा। बाकी केंद्र शासित राज्य जो है वो दिख नहीं पा रहे हैं, इसलिए नहीं, ये भारत सरकार के राजभाषा विभाग की वेबसाइट से लिया गया है, ठीक है? इसके बाद आते हैं, नाम आप लोगों को पता है इसलिए इस विषय पर विशेष चर्चा नहीं, इसको हम स्किप करते हैं। अब राजभाषा नियम में थोड़ा सा आते हैं, 1976 क्या है। 1976 के जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं जिनसे प्रश्न पूछा जाता है, यह कार्यान्वयन से संबंधित है, और मैंने आप लोगों को कार्यान्वयन बताया था ना। तो नियम 5 कहता है कि हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। नियम 6 कहता है कि संकल्प, अधिसूचना, लाइसेंस, परमिट, टेंडर, नोटिस, रिपोर्ट, मतलब जो धारा 3(3) के मैंने कागजात आपको बताए 14 तरह के, इस पर जो भी अधिकारी हस्ताक्षर करते हैं यह उनकी जिम्मेदारी है कि यह सुनिश्चित करें कि ऐसे कागजात द्विभाषी रूप में जारी हो रहे हैं। ये नियम 1976 का नियम 6 कहता है। उसके बाद नियम 7(1), नियम 7(1) में यह बाध्यता नहीं कि आप हिंदी में ही करेंगे। क्या चीज की? आवेदन और अपील। आवेदन और अपील आप हिंदी या अंग्रेजी दोनों में कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। आपको कोई कह दे कि आप राजभाषा अधिकारी हैं, हिंदी अनुवाद अधिकारी हैं, और आप आवेदन अंग्रेजी में दे रहे हैं, ऐसा क्यों? तो नियम 7(1) आपको छूट देता है कि आप किसी भी भाषा में, हिंदी या अंग्रेजी में, आवेदन या अभ्यावेदन या अपील दे सकते हैं। नियम 2 क्या कहता है? नियम 7 का नियम 2, मतलब नियम 1976 के नियम 7 का नियम 2, अगर आवेदन या अपील कोई हिंदी में करता है या सिर्फ हिंदी में हस्ताक्षर कर देता है, पूरा अंग्रेजी में लिख के हिंदी में साइन कर दे, तो उसका उत्तर आपको हिंदी में ही देना है, दूसरी भाषा में, मतलब अंग्रेजी में नहीं देंगे, ठीक है? आगे बढ़े, बीच बीच में हमको जगाते रहिए आप लोग, नहीं सो जाऊंगा मैं बोलते बोलते। हाँ सर। हाँ, ऐसे बोला करिए, नानी कहानी सुनाती तो ऐसे करती है ना। अब नियम 8(1) जो आपको जानना है, कर्मचारी टिप्पणी या कार्यवृत्त हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है। अगर मान लीजिए कोई भी कर्मचारी हिंदी में कोई नोट लिख देता है फाइल पर, तो उसका अधिकारी यह नहीं कहेगा कि इसका अनुवाद करके दो। स्पष्ट लिखा हुआ है, उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद प्रस्तुत करे। और अगर अंग्रेजी में कर दिया है तो तब तो ठीक है, अंग्रेज तो सभी जानते हैं। उसके बाद नियम 8(2) कहता है कि केंद्रीय सरकार का कर्मचारी जिसे हिंदी का कार्य साधक ज्ञान होगा, कार्य साधक ज्ञान मैंने आप लोगों को बता दिया था, कार्य साधक ज्ञान जिसको हो, अंग्रेजी अनुवाद की मांग आपसे नहीं कर सकता। कई बार क्या होता है, कार्यालय में कोई पत्र हिंदी में आ गया तो आपके पास लोग चिट्ठी भेज देते हैं अनुवादक के पास, बोलते हैं इसका जरा अंग्रेजी कर दीजिए। स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है कि अगर उन्होंने कार्य साधक ज्ञान प्राप्त किया है तो आपसे किसी भी हिंदी के कागज का अंग्रेजी अनुवाद नहीं मांग सकते ऑफिशियली। वैसे आप करके दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, ठीक है? किसका मांग कर सकते हैं? जो भी टेक्निकल हो या फिर लीगल हो, विधिक या तकनीकी मामला का। अब इसमें ये कहता है विधिक या तकनीकी का निर्णय कौन करेगा, तो इसी में आगे आता है, वो विशेष नहीं था इसलिए हमने इसमें समाहित नहीं किया, कि यह निर्धारण आपका कार्यालय प्रमुख करता है। वो 8(3) में आ जाता है कि कार्यालय प्रमुख बताएगा कि लीगल है। लीगल तो ऐसे ही समझ में आता है,
और टेक्निकल का मतलब भी हो गया। टेक्निकल का मतलब खाली इंजीनियरिंग क्षेत्र से नहीं है, कुछ भी हो सकता है उसमें। उसके बाद नियम और 9 और 10 में हिंदी का कार्य साधक और हिंदी में प्रवीणता प्राप्त के बारे में विस्तार से दिया हुआ है, जिस पर मैंने चर्चा कर लिया था आप लोगों से। इसके अलावा कुछ और नियम जानना है। राजभाषा नियम 5 कहता है कि हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य है। इसके अलावा यह भी नियम में पूछा जाता है कि क और ख क्षेत्र को भेजे जाने वाले जो पत्र हैं उनके लिफाफे पर पता किस भाषा में लिखा जाए। ध्यान दीजिएगा, इसमें ग क्षेत्र नहीं लिखा है, क और ख क्षेत्र लिखा है। तो वहां जो भी लिफाफा भेजा जाता है उसका पता हिंदी में लिखना है। इसके बाद आता है टिप्पणी के बारे में। कल भी मैंने बताया था या आज सुबह भी अनुवाद के सत्र में बताया। भारत सरकार चाहती है सरकारी कामकाज में कम से कम टिप्पणी या अनुवाद इसकी भाषा सहज और सरल रखी जाए। इसके बाद दैनंदिनी प्रयोग में आने वाले अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया जाए। दैनंदिनी मतलब ऐसे जो शब्द हैं जो दैनिक प्रयोग में समाहित हो गए, जैसे फाइल हो गया, रजिस्टर हो गया, पिन हो गया, पेन हो गया। इसका पेन की जगह कलम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप उसका अंग्रेजी प्रयोग कर सकते हैं, छूट है लिप्यंतरण करके। इसके बाद देखिए नाम पट, नेम प्लेट जो होता है उसे त्रिभाषिक रूप में लिखना है। इसके ऊपर नियम है राजभाषा का कि नाम पट, ये जो वार्षिक कार्यक्रम जारी होता है उसी में लिखा हुआ है कि नाम पट त्रिभाषी होगा और रबड़ की मोहरें द्विभाषी होंगी। नाम पट मतलब आपका नेम प्लेट, ठीक है। इसके बाद आते हैं आगे, जैसे नाम के संक्षिप्त अक्षर में दोनों रूप चलते हैं। जैसे ए काला, साहब का नाम था अक्षय काला, तो उसको शॉर्टकट में अंग्रेजी के हिसाब से ए काला या और डॉट काला लिख सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि संक्षिप्ताक्षर न लिखें, नहीं तो गड़बड़ा जाता है मामला, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी प्रोत्साहन के बारे में जान लीजिए, क्योंकि ये कार्यान्वयन पूर्णतः आपके जिम्मे रहता है। कहने के लिए राजभाषा अधिकारी होते हैं, कई जगह राजभाषा अधिकारी नहीं होते हैं, तो प्रभारी के अंडर काम करना है, तो सब कुछ आपको करके देना है, यह ध्यान रखिएगा। जिम्मेदारी नहीं है, लिखित जिम्मेदारी क्या है, जो अनुवादक है, कनिष्ठ अनुवादक है, उनका काम है अनुवाद करना। वरिष्ठ अनुवादक जो है कार्यालय में, उनका काम है कि कार्यान्वयन संबंधित मतलब बैठकों का आयोजन करना और उससे संबंधित कार्य करना, प्रशिक्षण के लिए कार्य करना। कनिष्ठ अनुवादक का खाली अनुवाद है, लेकिन मान लीजिए न कनिष्ठ है आपके, न वरिष्ठ है आपके यहाँ, और न ही राजभाषा अधिकारी है, तो सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है कि उनके बदले में आपको काम करना है। अब देखिए, बोलते हैं ना कि बिन पैसा नहीं काम चले, हर जगह पैसा पैसा ही बोलता है। तो पैसे क्या क्या मिलते हैं हिंदी प्रोत्साहन में? सबसे पहला, वित्त वर्ष के दौरान 10,000 शब्द से अधिक अगर आपने हिंदी में काम किया है तो उसके लिए 10 पुरस्कार निर्धारित हैं। वित्त वर्ष का मतलब होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, अगले वर्ष के। प्रथम पुरस्कार इसमें 2 लोगों को दिया जाता है 5,000 रुपए की दर से। द्वितीय पुरस्कार 3 लोगों को दिया जाता है 3,000 रुपए की दर से, और तृतीय पुरस्कार 2,000 रुपए करके 5 लोगों को दिया जाता है। इसके बाद किसी भी कैलेंडर वर्ष में अगर आप अपना 50% काम हिंदी में करते हैं तो उसके लिए आपको हर व्यक्ति को 600 रुपया मिल सकता है। उसके बाद है हिंदी में औसतन 5 टिप्पणियां, प्रारूप या पत्र प्रतिदिन। मतलब कोई भी कार्यालय का कार्मिक, विशेषकर ये टाइपिस्ट के लिए है, टाइपिस्ट है, टाइपिस्ट तो आजकल भर्ती होते नहीं, यूडीसी या एलडीसी होते हैं, तो कोई भी यूडीसी है या असिस्टेंट है, ये लोग अगर औसतन 5 टिप्पणी, उनमें मिला करके 5 टिप्पणी लिखें या 5 पत्र लिखें प्रतिदिन, या लगभग 300 शब्द में लिखें, तो उनको 160 रुपया मिलने का प्रावधान है, ठीक है। उसके बाद आता है हिंदी दिवस प्रतियोगिता होती है। इसमें चूंकि यह ईएसआईसी का रेट है, अलग अलग विभाग अलग अलग रेट रखती है, तो हिंदी दिवस जो प्रतियोगिता होती है उसमें 1,800 रुपया, 1,500 रुपया, 1,200 रुपया और 500 रुपया। ईएसआईसी में खास करके जो लोग ईएसआईसी के लिए जा रहे हैं, वहां हिंदी दिवस प्रतियोगिताओं के लिए 5 पुरस्कार निर्धारित है। ये 2 वर्ग होते हैं, हिंदी भाषी और हिंदी तरभाषी, और हिंदी भाषी आजकल नहीं कहा जाता है। तो 1,800, 1,500, 1,200, 500 और 500। ये जो चौथा वाला 500 है, 5वां वाला 500 नहीं, 1 मिनट,
हाँ, 500 रुपया चौथा पांचवा, ये सांत्वना पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। इसके बाद और क्या नगद मिलता है, एक हिंदी सुझाव पुरस्कार होता है, इसकी राशि बढ़ गई है, ये पहले का रिकॉर्ड है 100 से 500 रुपया मिलता था, आजकल हिंदी सुझाव पुरस्कार 3000 रुपया मिलता है, ESIC देती है, हिंदी सुझाव पुरस्कार 3000 रुपया देती है, राजभाषा विभाग के अनुसार अलग रेट है। उसके बाद हिंदी प्रवीण या प्राज्ञ परीक्षा अगर आप पास करते हैं, प्रवीण या प्राज्ञ आपके लिए नहीं है, जो हिंदी तरकार्मिक है, जिन्हें हिंदी नहीं आती, मातृभाषा हिंदी नहीं, उनके लिए है। उनको नगद पुरस्कार और वैयक्तिक वेतन मतलब एक इंक्रीमेंट उनको दिया जाता है, वेतन वृद्धि कहा जाता है, 1 साल के लिए बिना DA का। क्या क्या पास करने पर, प्रवीण या प्राज्ञ पास करने पर। अगर आप हिंदी टाइपिंग पास करते हैं, टंकण जिसको कहा जाता है, तो उसमें भी नकद पुरस्कार और वैयक्तिक वेतन, पर्सनल पे और कैश अवार्ड है। अब इसके बाद प्रवीण परीक्षा प्राप्त ये करेंगे तो नगद है, पहले ही मैं बता दिया। प्राज्ञ परीक्षा प्राप्त करेंगे तो उसमें भी नगद और वैयक्तिक वेतन का है, और पारंगत करने पर नकद पुरस्कार दिया जाता है। पारंगत में 10,000, 7,000 और 5,000 तीन तरह के से दिया जाता है, उसका है, उस पर हम फिर चर्चा करेंगे। अगर हिंदी टंकण परीक्षा पास करते हैं और उसका नियम है कि 97% या इससे अधिक है तो एक मुश्त राशि 2400 रुपया ये एडिशनल मिलता है। अगर 95 से 97 के बीच में है तो 1600 रुपया, और 90 से 95 के बीच में है तो 800 रुपया आपको मिलता है। ठीक है, ये हिंदी के पुरस्कारों में है, और यहाँ तक आपके काम का विषय है। ठीक है, ये कुछ शब्द हैं, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस तरह के वाक्य आपसे पूछे जा सकते हैं। ये पत्राचार का है, ये इसकी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, यहाँ तक जो मैंने बताया समझ में आई बात? समझ में आ गई हो तो आपको अभ्यास के लिए मैं 20 शब्द देता हूं, ये ESIC के शब्द हैं। ये 20 शब्द आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इन 20 शब्दों की हिंदी आप ग्रुप में डालेंगे। देखें आप लोग कितना सही कर पाते हैं, अभी तक जो हमने बताया वह कितना आप लोग जान पाए। नोट कर लेंगे तो मुझे बताएंगे। हाँ, हो गया तो हम आगे बढ़े। हाँ सर, स्क्रीनशॉट ले लिए। सबने ले लिया, कोई छूट तो नहीं गया? जी सर, ले लिए सर। ठीक है, जी सर, ले लिए। चलिए, वेरी गुड। अब इसको हम बंद करते हैं, और इसके बाद आज के सत्र का लगभग मैंने अंश कवर कर दिया है। अब जो बचा खुचा है वह मैं थोड़ा सा आपको सोर्स दिखा देता हूँ कि इसका सोर्स कहाँ से आप इन चीजों को लेंगे। जैसे मान लीजिए आपका मन करे नहीं जी मुझे पढ़ना है, थोड़ा ज्यादा पढ़ने की इच्छा हो, तो मैं एक सोर्स और दिखा देता हूँ आप लोगों को, एक बार देख लीजिएगा। देखिए, कोई भी जानकारी आप लोगों को लेनी हो तो हमेशा याद रखिए ऑथेंटिक सोर्स से ही लिया करिए। होता क्या है कि हम लोग इधर उधर यूट्यूब पे या अलग अलग वेबसाइटों पर जा करके वहां लिखी हुई जानकारी ले करके और लोगों से साझा करने का प्रयास करते हैं, या फिर अपना ज्ञान बढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन राजभाषा से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनके लिए ऑथेंटिक सोर्स है ये rajbhasha.gov.in। यह वेबसाइट है, मैं आप लोगों को नहीं देख पा रहा हूँ इसलिए बताइएगा, वेबसाइट देख पा रहे हैं आप लोग? जी सर। ठीक है, इस वेबसाइट में सबसे पहले देखिए ई टूल्स है। ई टूल्स में जाकर के एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। हिंदी शब्द सिंधु आप देख पा रहे होंगे, द्वितीय संस्करण यहाँ है, क्या है मैंने बताया था, एक बार देख लीजिएगा। कंठस्थ 2 के बारे में भी इसमें पावर पॉइंट स्लाइड है, ले लीजिएगा, या वीडियो है, देख लीजिएगा। और इसके बाद स्वयं शिक्षण योजना के लिए लीला, प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ। लीला जो है लर्निंग इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वह है, तो इसका थोड़ा सा एक ले लीजिएगा। और लीला हिंदी प्रवाह, इन दोनों का थोड़ा सा एक ग्लिम्स ले लीजिएगा।
इसके बाद प्रोत्साहन योजना देखिए, यहाँ लिखा हुआ है अगला विंडो, राजभाषा गौरव पुरस्कार मैंने कल चर्चा किया था, कीर्ति पुरस्कार चर्चा किया था, मौलिक पुस्तक लेखन के बारे में चर्चा नहीं किया था, इसको नहीं किया था, और पत्रिकाओं के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके बाद आता है नराकास के बारे में, तो ये ज्यादा जरूरी नहीं, वार्षिक कार्यक्रम अंत में है, वार्षिक कार्यक्रम यहाँ से डाउनलोड करिए, कल मैंने जो आप लोगों को स्क्रिप्ट दिखाया था वो आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद सूचना प्रबंधन प्रणाली है, जिसमें ऑनलाइन राजभाषा की रिपोर्ट, ये नौकरी में जब आ जाएगा तब बात करिएगा। अब यहाँ देखिए नीचे जब हम आएंगे तो सबसे पहले यहाँ है राजभाषा अधीनस्थ कार्यालय, ये मैं इस पर क्लिक किया, ये राजभाषा के अधीनस्थ कार्यालयों का विवरण आ गया। अब राजभाषा के अधीनस्थ कार्यालय देखिए 4 है, कौन कौन से हैं? हिंदी, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय और संसदीय राजभाषा समिति सचिवालय। संसदीय राजभाषा समिति के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अभी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय की बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा। क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के बारे में जब आप जाएंगे राजभाषा की वेबसाइट पर, तो यहाँ देखिए पूर्ण विवरण दिया है, ये हम कल आपसे बात करेंगे इसके ऊपर, बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए इसके 10 बिंदु, मुख्य कार्यकलाप इनके क्या है, ठीक है, और नराकास के बारे में इनको क्या करना है, कैसे करना है, ये सारा विवरण यहाँ लिखा हुआ है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि गृह मंत्रालय के अधीनस्थ 8 क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय कार्यरत। कितने हैं, कितने हैं, सुन पाए आप लोग तो बताएंगे? 8 हैं। इसमें से देखिए इनका क्षेत्राधिकार कहाँ का है? केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, बीमा कंपनी मतलब LIC, GIC सब में, निगमों, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, बोर्ड, टी बोर्ड है, संगठन ऑर्गेनाइजेशन आदि में संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का प्रचार प्रसार इनको देखना है। इसमें क्या है कि राजभाषा अधिनियम 63 की और राजभाषा नियम 76 के अंतर्गत सभी आदेशों का अनुपालन हो रहा है, यह देखना इनका काम है, ठीक है। बैंकों, उपक्रमों, बीमा कंपनियों, वही चीज लिखा हुआ है, संबंधित कार्यालयों को सूचित तथा कमियों को जो रिपोर्ट भेजा जाता है उसकी समीक्षा करके यह बताते हैं। इसके बाद विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में भी ये लोग भाग ले सकते हैं, हालांकि हम लोग बुलाते नहीं है, कम लोग बुलाते हैं, लेकिन इसमें भी इनको बुलाया जाता है। उसके बाद इनके क्षेत्राधिकार में जो नराकास समिति है, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, उनकी बैठक में ये लोग भाग लेते हैं, वहां जाना होता है। और जिस नगर में राजभाषा कार्यान्वयन समिति नहीं है वहां इनको नई समिति गठन करने का कार्य करना होता है। और जहां नराकास के सदस्यों की संख्या, सदस्य कार्यालयों की संख्या 50 से अधिक है, वहां नराकास का विभाजन कर देते हैं कि 50 आप लोग, 50 दूसरे लोग। उसके बाद इन्हीं का काम है क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन करना और समय समय पर जारी जो आदेश है राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय का उसका अनुपालन कराना और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो और हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के कार्यालयों के साथ समन्वय स्थापित करना। फिर यह प्रश्न है अधिकार क्षेत्र क्या है इनका। देखिए सबसे पहले है उप निदेशक कार्यान्वयन क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय। यह पश्चिम कहाँ पर है? मुंबई वाला क्षेत्र आता है। ये देखिए बेलापुर में है। कभी आप लोग मुंबई जाएं तो बेलापुर का नाम आप लोगों ने सुना भी होगा। किसी ने सुना है बेलापुर का नाम? सर बेलापुर का नाम सुने? हाँ एकदम सही बोली है, वेरी गुड। शोले फिल्म में बोलती है कहाँ जाएंगे साहब, सोलापुर, बेलापुर। ये वही बेलापुर है, अब विकसित हो गया है, नहीं भी हो सकता है, मैं ऐसे थोड़ा जगा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसका कार्यालय बेलापुर में है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा कार्यालय यह कौन सा है? पश्चिमी है। इसके बाद दूसरा, अच्छा इसका अधिकार क्षेत्र क्या क्या है? जो मुंबई वाला है इसके अधिकार क्षेत्र में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन दीव, दादरा एवं नगर हवेली है। इसके बाद मध्य वाला कहाँ आता है? मध्य वाला भोपाल में है और इसका कार्य क्षेत्र है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसके बाद वाला जो कार्यालय है वह है भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में। ये इनका केंद्रीय कार्यालय आता है। वैसे उत्तरी क्षेत्र मान सकते हैं आप इसको। उत्तरी क्षेत्र का जो क्षेत्र है वह है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर,
चंडीगढ़ और राजस्थान। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश नहीं है। बहुत लोग गलती से उत्तर प्रदेश भी बोल देते हैं तो वहां गलती हो जाती है। कितने हो गए? 2 2 4 2 6 7 हो गए इसके अंतर्गत। ये तीसरा है। चौथा है, यह उपक्षेत्रीय है, कहाँ का है? ये गाजियाबाद में है। यह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को देखता है, गाजियाबाद वाला। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र का है। उत्तरी क्षेत्र का कार्यालय 2 हो गया। कौन कौन सा हो गया? पहला दिल्ली वाला हो गया और दूसरा गाजियाबाद का हो गया। याद रखिएगा इसको, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होती है। उसके बाद पांचवा है पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र आपके कलकत्ता वासियों के नगर में है और पूर्वी क्षेत्र का कार्य क्षेत्र है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, अंडमान एवं निकोबार। ठीक है, इसके बाद आता है दक्षिणी क्षेत्र। दक्षिणी क्षेत्र आपका बेंगलुरु में है। यह आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को देखता है। इसके बाद आता है पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर पूर्व और उत्तर में जो है, पूर्वोत्तर है आपका असम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल। इसकी देखरेख करती है गुवाहाटी वाली। ये गुवाहाटी वाली जो है वो है शीलपुखरी में। इसके बाद दक्षिण पश्चिम। देखिएगा, दक्षिण के बारे में भी हमें कंफ्यूजन रहती है। तो दक्षिण पश्चिम है। दक्षिण को साउथ कहते हैं और पश्चिम को वेस्ट कहते हैं, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट वाला जो कार्यालय है वह केरल में है और वह देखता है केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और लक्षद्वीप। ठीक है, यहां तक आपका जो मैंने अभी तक बताया उसमें लगभग 90% चीजें हमने कवर कर ली है। कुछ एक बच गया है, उसके ऊपर हम लोग अब कल के लिए थोड़ा बाकी रखना चाहिए। कल हम हिंदी शिक्षण योजना से संबंधित बातें करेंगे और राजभाषा के कुछ और नियमों की बात करेंगे। अभी तक जो हमने चर्चा किया उस चर्चा से अगर आप लोग संतुष्ट हैं तो यह YouTube में भी चल रहा है लाइव। एक बार वहां जा करके 5 मिनट देख करके कम से कम और उसको लाइक करके बता दीजिएगा कि हाँ आपने पसंद किया है। YouTube में भाषा शिक्षण .ऑफिशियल सर्च करिएगा। पता ही है जिसपे अनुवाद सवेरे सिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो भी 18-20 आप लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग वहाँ अपना मतामत दे दीजिएगा और इसका लिंक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। देखिए, कभी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो अकेले नहीं करना चाहिए। दोस्तों को देने से क्या है, पता चलेगा ना कि मैं ज्यादा ठीक या मेरा दोस्त ज्यादा ठीक। ठीक है, क्लियर है? आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो बताएं। सर यूट्यूब का लिंक किधर है सर? यूट्यूब में भाषा शिक्षण .ऑफिशियल लिखिएगा। भाषा शिक्षण .ऑफिशियल, उसमें हमारी बेगम साहिबा का आपको फोटो मिलेगा। आप उनको जा करके ये कर दीजिएगा। ठीक है, ये अपेक्षित है। और आज का सत्र अच्छा लगा हो तो कम से कम हर आदमी अपने 5 मित्रों को इसको शेयर कर देगा। यह ना सोचे कि हमारा मित्र पास हो जाएगा, नहीं, ये बहुत बड़ा स्वार्थ होता है। और मित्र पास न करे यह सोचेंगे तो मित्र भी आपके बारे में सोचेगा। ठीक है, तो मित्र सोचेगा तो हमारे जैसे लोग क्या करेंगे? हमारे जैसे लोग जो सबको पास कराना चाहते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो बताइए, नहीं तो विश्राम लें। कल आप में से कौन साक्षात्कार देना चाहेगा? एक व्यक्ति, 1 या 2, आप खुद को नॉमिनेट कर लीजिए, ग्रुप में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर बंद करें या कोई और प्रश्न है? नहीं, तो सवेरे फिर मिलते हैं 7 बजे अनुवाद अभ्यास में। लेकिन ये निवेदन जरूर पूरा करिएगा कि YouTube में जा करके कुछ देर 2-4 मिनट देख करके, भले न देखें, ऑन करके, और आप लोग लाइक करते हैं तो लाइक, डिसलाइक करते हैं तो डिसलाइक, और करने के बाद थोड़ा बहुत उसको शेयर कर दीजिएगा, उसके कमेंट में कुछ लिख दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े और आप लोगों ने मुझे पढ़ने का मौका दिया। आभारी हूँ कि आप लोगों के कारण मैं भी पढ़ना सीख रहा हूँ। ठीक है, कल मिलते हैं सवेरे 7 बजे।